नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हेमंत स्वामी हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हमारा अध्ययन का विषय है कक्षा 9 की हिंदी पाठ्य पुस्तिका क्षितिज प्रथम के गद्य खंड का अध्याय है प्रेमचंद के फटे जूते, जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। तो इस पाठ का संपूर्ण व्याख्यान हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इसके सभी प्रश्नों को हल करते हैं। देखते हैं, प्रथम प्रश्न है, हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आती हैं। तो यहाँ जो अध्याय है प्रेमचंद के फटे जूते, तो उस अध्याय के माध्यम से प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आती हैं, ये देखते हैं कि प्रेमचंद के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताएं उभर कर आती हैं। प्रथम विशेषता है कि प्रेमचंद बहुत ही सीधा सादा जीवन जीते थे। वे गांधी जी की तरह सादा जीवन जीते थे। सादा जीवन, उच्च विचार वाली विचारधारा रखते थे। दूसरी विशेषता है कि प्रेमचंद जी के विचार बहुत ही उच्च थे। वे सामाजिक बुराइयों से दूर रहे हैं। उन्हें सामाजिक बुराइयां कति पे छू नहीं पाई हैं, स्पर्श नहीं कर पाई है। वो सामाजिक बुराइयों से अछूते रहे हैं। तीसरी विशेषता है, प्रेमचंद एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे। वो अपने स्वाभिमान को ही श्रेष्ठ मानते थे, स्वाभिमानी व्यक्ति थे। चौथी विशेषता है, प्रेमचंद को समझौता करना मंजूर न था, अर्थात वो परिस्थितियों से, बाधाओं से, कठिनाइयों से समझौता नहीं करते थे, उनका डटकर मुकाबला करते थे, संघर्ष करते थे। पांचवी विशेषता है, वे हर परिस्थिति का डटकर मुकाबला करते थे, अर्थात वो कायर प्रवृत्ति के नहीं थे, निडर थे। विषम परिस्थितियों का या कठिनाइयों का, बाधाओं का वो डटकर मुकाबला करते थे, संघर्ष करते थे। अगला प्रश्न है इसका कि सही कथन के सामने सही का टिक का निशान लगाइए, जैसा कि दिया हुआ है, जिसमें से 4 विकल्प दिए हुए हैं, जिसमें 3 गलत हैं और 1 विकल्प यहाँ सही है। तो उसको सही का टिक लगाना है, निशान लगाना है। कई विकल्प है कि बाएं पांव का जूता ठीक है मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया है, जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है। तो ये विकल्प गलत है, क्योंकि इसमें बताया है कि बाएं पांव का जूता ठीक है, दाहिने पांव के जूते में बड़ा छेद हो गया, जबकि दाहिने पांव का जूता ठीक है और बाएं पांव के जूते में बड़ा छेद हो गया, जिसमें से उंगली बाहर आ गई है, इसलिए ये गलत है। ख है, लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। तो यह विकल्प बिल्कुल सही है। ग है, तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती है। तो यह भी गलत है कि तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले पस्त करती है, बढ़ाती नहीं है। घ है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ अंगूठे से इशारा करते हो। तो यह विकल्प भी गलत है। इसका सही होगा कि जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ तुम अपने पाँव की उंगली से इशारा करते हो। तो इस प्रकार से इन चारों विकल्पों में से एक विकल्प ख सही है, जो है कि लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। अगला प्रश्न है कि नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। पंक्ति दी हुई है कि जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां न्योछावर होती हैं। तो यहाँ टोपी का प्रतीकार्थ है कि मान सम्मान, प्रतिष्ठा, इज्जत या मर्यादा, जबकि जूते का प्रतीकार्थ धन दौलत, समृद्धि या संपत्ति को कह सकते हैं। तो इसका उत्तर है कि व्यंग स्पष्ट हुआ है कि यहाँ पर जूते का आशय समृद्धि से है, धन दौलत से है, संपत्ति से है, तथा टोपी का आशय मान, मर्यादा, इज्जत तथा प्रतिष्ठा से है। ये इनका प्रतीक है। वैसे तो इज्जत का महत्व संपत्ति से अधिक है,
कि वास्तविक रूप में देखा जाए तो इज्जत जो है वो संपत्ति से अधिक महत्व रखती है। अर्थात कह सकते हैं कि टोपी जूते से अधिक महत्व रखती है। वास्तविकता की दृष्टि से इसका महत्व अधिक होता है, परंतु आज लोग अपने सामर्थ्य के बल पर अनेक टोपियां, तो टोपियों का जो प्रतीकार्थ है वो है सम्मानित एवं गुणी व्यक्ति, जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं को अपने जूते पर झुकने को विवश कर देते हैं। अर्थात अपने सामने धन संपत्ति या समृद्धि से अपने सामने झुकने के लिए विवश कर देते हैं। इसी का अगला है, अगली पंक्ति दी हुई है कि तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो गए हैं। तो यहाँ पर्दे का प्रतीकार्थ है लुकाव छिपाव, या कह सकते हैं दिखावटीपन या बाह्य आडंबर। तो इसमें व्यंग स्पष्ट हुआ है कि प्रेमचंद ने कभी पर्दे को अर्थात लुकाव छिपाव, दिखावटीपन या बाह्य आडंबर को महत्व नहीं दिया है। उन्होंने वास्तविकता को कभी ढकने का प्रयत्न नहीं किया, और वो जैसे बाहर से दिखाई देते थे वैसे ही, जैसे अंदर से दिखाई देते थे वैसे ही बाहर से दिखाई देते थे, और जैसे बाहर से दिखाई देते थे वैसे ही अंदर से दिखाई देते थे। तो लोगों को अपनी बुराइयों को कभी छिपाने का, लोगों के सामने अपनी बुराइयों को कभी छिपाने का प्रयास नहीं किया। ये थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है। इसमें है कि लोगों के सामने अपनी बुराइयों को कभी छिपाने का प्रयास नहीं किया है, जबकि ये बताया है कि हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। तो यहाँ लेखक परसाई जी कहना चाहते हैं कि हम अर्थात ये जो लोग हैं, संसार के लोग, ये पर्दे पर अर्थात दिखावटीपन या बाह्य आडंबर पर स्वयं को कुर्बान कर देते हैं। अर्थात इनका जो जीवन है वो दिखावटीपन या बाह्य आडंबर में व्यतीत होता है। अगला व्यंग है, अर्थात ये पंक्ति दी हुई है जिसका व्यंग स्पष्ट करना है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ ही नहीं पांव की अंगुली से इशारा करते हो। तो इसका उत्तर है कि प्रेमचंद ने सामाजिक बुराइयों को अपनाना तो दूर, उनकी तरफ देखा भी नहीं। प्रेमचंद गलत वस्तु या व्यक्ति को हाथ से नहीं पैर से ही संबोधित करना उचित समझते हैं। अर्थात वो गलत व्यक्ति या वस्तु को अपने से सदैव ही दूर रखते हैं, उनको कभी भी अपने नज़दीक नहीं आने देते हैं। अर्थात उनसे सदैव दूरी बनाकर रखते हैं। बुराइयों को वो अपनाना तो दूर, उनकी तरफ देखते भी नहीं है। इसलिए यह पंक्ति कही गई है। अगला प्रश्न है कि पाठ में एक जगह लेखक सोचता है कि फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, कि जो उनके जूते फटे हुए हैं जिसमें उंगली बाहर आई हुई है, तो उसके संदर्भ में कहा गया है कि फोटो खिंचाने की यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। लेकिन अगले ही पल यह विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजह है, क्या कारण हो सकते हैं? तो इसका जवाब है कि लोग प्राय ऐसा करते हैं कि दैनिक जीवन में साधारण कपड़ों का प्रयोग करते हैं, और कोई विशेष अवसर होता है तो उस पर अच्छे कपड़े पहने जाते हैं। तो इसी प्रकार से लेखक ने पहले सोचा कि प्रेमचंद खास मौके पर इतने साधारण कपड़े पहन के आए हैं, तो साधारण मौके पर तो इससे भी अधिक साधारण रहे होंगे, इससे भी अधिक साधारण कपड़े पहनते होंगे। परंतु फिर लेखक को लगा कि प्रेमचंद का व्यक्तित्व दिखावे की दुनिया से बिल्कुल भिन्न है। इनमें बिल्कुल भी दिखावटीपन या बाह्य आडंबर नहीं झलकता है, क्योंकि वो जैसे भीतर हैं वैसे ही बाहर दिखाई देते हैं। इसलिए उनका विचार बदल गया। अगला प्रश्न है कि आपने यह व्यंग पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बात आकर्षित करती है? इसका जवाब है कि मुझे इस व्यंग की सबसे आकर्षक बात लगती है विस्तारण शैली तथा लेखक ने व्यंग्यात्मक शैली में महान साहित्यकार प्रेमचंद का चित्र प्रस्तुत किया है, शब्द चित्र अंकन किया है। यहाँ इस पाठ में लेखक ने प्रेमचंद के साथ साथ स्वयं पर भी
व्यंग किया है, अर्थात लोगों का, संसार के लोगों का माध्यम बनाकर स्वयं पर भी व्यंग किया है। लेखक ने सामाजिक कुरीतियों पर व्यंग द्वारा प्रहार किया है। इस पाठ की शुरुआत प्रेमचंद के फटे जूते से होती है और प्रेमचंद के पूरे व्यक्तित्व को उजागर कर देती है। अगला प्रश्न है कि पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया होगा। तो इसका जवाब है कि टीला रास्ते की रुकावट का प्रतीक है, बाधाओं का प्रतीक है, कठिनाइयों का प्रतीक है, विषम परिस्थितियों का प्रतीक है। तो इस पाठ में टीला शब्द सामाजिक कुरीतियां, अन्याय तथा भेदभाव को दर्शाता है, क्योंकि यह मानव के सामाजिक विकास में बाधाएं उत्पन्न करता है। तो यही बताया है कि उनको टीले की ठोकर मार मार कर शायद उनके जूते फट गए हैं, अर्थात अपने जीवन के मार्ग में आने वाली रुकावट या बाधाओं या विषम परिस्थितियों का वो डटकर सामना किए हैं, इसीलिए ये व्यंग किया गया है। अगला प्रश्न रचना और अभिव्यक्ति से संबंधित है कि प्रेमचंद के फटे जूते को आधार बनाकर परसाई जी ने यह व्यंग लिखा है। आप भी किसी व्यक्ति की पोशाक को आधार बनाकर एक व्यंग लिखिए। तो आप इसमें अपने स्वविवेक से जवाब दे सकते हैं। तो यहाँ उत्तर भी प्रस्तुत है कि हमारे एक पड़ोसी हैं जो बहुत ही कंजूस प्रवृत्ति के हैं, यहाँ तक कि बच्चों के खाने पीने की चीज़ों में भी कटौती करते रहते हैं, परंतु दुनिया में अपनी झूठी शान दिखाने के लिए बड़ी बड़ी नामचीन कंपनियों के कपड़े पहनते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं। उनका ये दोगलापन मेरी समझ से परे है, अर्थात उनमें जो है वो दिखावटीपन है, बाह्य आडंबर झलकता है, जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं है। अगला प्रश्न है कि आपकी दृष्टि में वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में आज क्या परिवर्तन आया है। तो इसका जवाब है कि आज के समय में लोगों का दृष्टिकोण बहुत बदल गया है, यहाँ तक कि व्यक्ति का मान सम्मान और चरित्र भी वेशभूषा पर अवलंबित हो गया है, निर्भर हो गया है। आज की दुनिया दिखावे की दुनिया बन गई है, दिखावटीपन में जीवन व्यतीत कर रही है। अगर समाज में अपनी शान बनाए रखनी है तो महंगे से महंगे कपड़े पहनना आवश्यक हो गया है। आज सादा जीवन जीने वाले को पिछड़ा समझा जाने लगा है, जबकि ये सर्वथा अनुचित है। अगला प्रश्न भाषा और अध्ययन से संबंधित है कि पाठ में आए मुहावरे छांटिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो मुहावरा है अटक जाना, इसका अर्थ होता है स्थिर हो जाना। वाक्यों में प्रयोग है कि इस सुंदर दृश्य पर मेरी दृष्टि अटक गई है, कि इस प्राकृतिक दृश्य को देखकर मेरी दृष्टि अटक गई है, अर्थात स्थिर हो गई है। फिर अगला मुहावरा है कि न्योछावर होना, इसका अर्थ होता है कुर्बान होना। वाक्यों में प्रयोग है कि मंगल पांडे फिल्म देखने के बाद देश के लिए अपना सब कुछ अर्पण करने के साथ खुद भी न्योछावर होने का मन करता है, अर्थात कुर्बान होने का मन करता है। अगला मुहावरा है पछतावा होना, तो इसका अर्थ होता है पश्चाताप होना। वाक्यों में प्रयोग है कि ऐसा कार्य करने के बाद आपको पछतावा तो होना ही चाहिए। अगला मुहावरा है रो पड़ना, इसका अर्थ होता है पीड़ा महसूस करना। वाक्यों में प्रयोग है कि अपने पुत्र को चोट लगते देख माँ का मन रो पड़ता है, रो पड़ा। अगला मुहावरा है लहूलुहान हो जाना, तो इसका अर्थ होता है घायल होना। वाक्यों में प्रयोग है कि कार दुर्घटना में ड्राइवर लहूलुहान हो गया, चालक लहूलुहान हो गया। अगला प्रश्न है प्रेमचंद के व्यक्तित्व को उभारने के लिए लेखक ने जिन विशेषणों का उपयोग किया है उनकी सूची बनाइए। तो यहाँ प्रस्तुत की गई है। इस पाठ में प्रेमचंद के व्यक्तित्व को उभारने के लिए निम्नलिखित विशेषणों का प्रयोग हुआ है। विशेषण है, ये मैंने पाठ को पढ़ते समय भी आपको इंगित करा दिए थे कि महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, जनता के लेखक, साहित्यिक पुरखे,
अर्थात पूर्वज और युग प्रवर्तक। तो ये सभी विशेषणों का प्रयोग किया गया है इस अध्याय में। तो इस तरह इस अध्याय के सभी प्रश्नोत्तर पूर्ण होते हैं। धन्यवाद।